हाय टुडे आई विल टॉक अबाउट आर्टिकल 17। आज हम आर्टिकल 17 के बारे में बात करेंगे जो कि बात करता है अनटचेबिलिटीज़ की। आज हम एक ऐसे वर्क के बारे में बात करेंगे जिसे सदियों से सप्रेस किया जाता रहा है। आज हम एक ऐसे वर्क के बारे में बात करेंगे जिसे सदियों से एक्सप्लॉइट किया जाता रहा है। आज हम एक ऐसे वर्क के बारे में बात करेंगे जिसे हमारे समाज ने कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया हो। मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट की, एक ऐसा वर्ग जिसे सदियों से अछूत माना जाता रहा है। दैट्स वाई दे डिज़र्व अ स्पेशल सेफ गार्ड फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यही वो कारण है कि वे लोग एक स्पेशल सेफ गार्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिज़र्व करते हैं, ताकि 5000 साल से चली आ रही छूत और अछूत की प्रथा को क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जा सके, ताकि जो इनजस्टिस पास्ट में हुआ है उसे रोका जा सके। यही वो कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 को इंसर्ट किया गया। गेटिसबर्ग एड्रेस में अपने स्पीच में अब्राहम लिंकन ने कहा था, यदि आप एक नेशन को बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑल पीपल क्रिएटेड इक्वल। यदि आप एक नेशन को बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को समान पैदा किया गया है। और अब्राहम लिंकन ने जिस तरह से 13 अमेंडमेंट के थ्रू अमेरिका में स्लेवरी को ख़त्म किया और ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को उनका हक दिलाया, यही वो कारण है कि ज्योतिराव फूले अब्राहम लिंकन से काफ़ी इंस्पायर थी। और यही वो कारण है कि ज्योतिराव फूले ने अमेरिकन स्लेवरी को इंडियन कास्ट सिस्टम से कंपेयर किया था। और ज्योतिराव फूले ने कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए अथक प्रयास किए थे। और यही वो कारण है कि आज़ादी से पहले बहुत सारे सोशल मूवमेंट चल रहे थे अनटचेबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। और महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि अनटचेबिलिटी इज़ सीन ऑफ हिंदुइज़्म। So myself Ahmad and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network। तो चलिए हम जानते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। देखिए आर्टिकल 17 जो है वो कहता है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ द एनी डिसेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल अकॉर्डिंग विद द लॉ। देखिए आर्टिकल 17 जो है वो सिंपल सा ये कहता है कि अनटचेबिलिटीज जो है उसे अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, मतलब छुआछूत जो है उसे अबॉलिश कर दिया गया है और छुआछूत को किसी भी स्वरूप में प्रैक्टिस करने से मना कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति छुआछूत के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, जैसे कि स्कूल में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, या पब्लिक प्लेस पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, या फिर रिलीजियस प्लेस पे एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, तो ठीक है, तो उसे ऑफेंस माना जाएगा और उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग विद द लॉ। अब यहाँ पे ये समझना है कि देखिए अनटचेबिलिटी वर्ड जो है इसे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है और ना ही किसी एक्ट ने इसे डिफाइन किया है, लेकिन वेरियस हाई कोर्ट जजमेंट के थ्रू अनटचेबिलिटीज वर्ड को डिफाइन किया गया है, जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। और ये कहा गया है कि जो अनटचेबिलिटीज वर्ड है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको लिटरल या ग्रामेटिकल टर्म में डिफाइन ना करके इसे कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी डिफाइन किया गया है। मतलब ये कि मान लीजिए 2020 में जो है कोविड-19 आता है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोविड-19 के आधार पे टच नहीं करना चाहता है, या मैं ये बोलूं कि किसी व्यक्ति को मैं टच नहीं करना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द कोविड-19, मतलब कि आई डोंट वांट टू टच दैट पर्सन, ठीक है, तो इसको हम अनटचेबिलिटीज नहीं मानेंगे अंडर आर्टिकल 17। मतलब ये कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी डिजीज के आधार पे टच नहीं करना चाहता है तो उसे जो है अनटचेबिलिटीज नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 17। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को कास्ट के आधार पे टच नहीं करना चाहता है तो इसे अनटचेबिलिटीज माना जाएगा अंडर आर्टिकल 17। तो इस बात को आप याद रखिएगा। वेरियस हाई कोर्ट जजमेंट के थ्रू जो है ये अनटचेबिलिटीज वर्ड जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसे डिफाइन किया गया, और ये कहा गया है कि जो अनटचेबिलिटीज वर्ड है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसे लिटरल या ग्रामेटिकल टर्म में डिफाइन ना करते हुए इसे कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटीज डिफाइन किया गया है, ताकि हम अनटचेबिलिटीज को प्रिवेंट कर सकें। अब बात करते हैं पनिशमेंट फॉर अनटचेबिलिटीज। अब देखिए आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि कोई भी फंडामेंटल राइट्स
वायलेट होता है तो पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट के लिए कोई भी स्पेसिफिक लॉ ला सकती है या कोई भी स्पेसिफिक लॉ बना सकती है। आर्टिकल 17 के पनिशमेंट के लिए पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटीज ऑफेंस एक्ट 1955 को बनाया। फिर क्या होता है कि 1965 में इस लॉ को मोर एस्ट्रिंजेंट बनाने के लिए एक कमिटी को सेटअप किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कमिटी ऑन अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। अब देखिए होता है क्या है, इस कमिटी ने रिकमेंडेशन के साथ साथ इस एक्ट के नेम को भी चेंज कर दिया। फिर इसका नाम रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट 1955। नाउ दिस इज द मैटर ऑफ द कंसिडरेशन दैट व्हाई द नेम हैज बीन चेंज्ड ऑफ दिस एक्ट। अब ये सोचने वाली बात है कि इस एक्ट का नेम क्यों चेंज कर दिया गया। फर्स्ट तो देखिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि सिविल राइट्स का मतलब क्या होता है। देखिए सिविल राइट्स का मतलब होता है ट्रीट एवरीवन इक्वल। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट देयर शुड बी इक्वालिटी फॉर एवरीवन। मतलब ये कि हर व्यक्ति को एक समान ट्रीट किया जाए चाहे वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो। फिर इस एक्ट को अमेंड किया गया था 1987 में इसके प्रोविजन को मोर एस्ट्रिंजेंट बनाने के लिए। इन 1989 में पार्लियामेंट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अनटचेबिलिटी से प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक लॉ को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए जनरली हम ये मानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल होता है, जबकि हमने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में देखा था जो फंडामेंटल राइट्स है मतलब स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इन्फोर्सेबल होता है। तो आर्टिकल 17 जो है वो स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इन्फोर्सेबल होता है। यही बात जो है एशियर्ड प्रोटेक्ट वर्कर्स 1982 के केस में कहा गया था। तो चलिए हम आर्टिकल 17 के एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हैं। केस का नाम है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पावाला इनग्रेट 1993। अब देखिए इस केस में हुआ क्या था। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये अनटचेबिलिटीज का पहला केस था जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस केस में एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब इस केस में हुआ क्या था कि एक हरिजन को जो है वो ट्यूबवेल पे पानी लेने से मना कर दिया गया ये कह के कि वो अनटचेबल है। तो याद रखिएगा लोकल कोर्ट जो था वो रिस्पोंडेंट को कन्विक्ट किया। जब ये केस हाई कोर्ट में जाता है हाई कोर्ट जो है वो उस रिस्पोंडेंट को रिहा कर देता है ये कह के जो विटनेसेस है वो खुद हरिजन है, इसलिए हरिजन जो है वो हरिजन के फेवर में बात कर रहा है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी एविडेंस है और जो भी विटनेसेस है वो ये दिखाने के लिए काफी है कि यहाँ पे अनटचेबिलिटीज को प्रैक्टिस किया गया है चाहे वो विटनेस उसी कास्ट का क्यों ना हो। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 17 को स्ट्रिक्ट फॉलो करना जरूरी है ताकि सोसाइटी में कास्ट और रिलीजन के आधार पर भेदभाव को खत्म किया जा सके। तो याद रखिएगा कचरे चुनने वाले और गटर साफ सफाई करने वालों के साथ अनटचेबिलिटीज के भेदभाव को सख्ती से रोकने के लिए 2013 में गवर्नमेंट ने मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 को इंट्रोड्यूस किया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।